हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2007 केमिस्ट्री पेपर 1। चलिए शुरू करते हैं। और ये पेपर यार बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर हम देखें तो अर्ली मतलब आप कह सकते हो कि वैसे 2007, 8, 9, 10 ये जो 11 यहाँ तक के जेई काफ़ी आसान केमिस्ट्री पूछ रही है। उसके बाद में आजकल थोड़ा ठीक लेवल हो गया है। 18 का पेपर काफ़ी अच्छा था, 15 का भी पेपर 2 काफ़ी अच्छा था, ठीक है, 14 में ठीक ठाक था। तो अभी आजकल केमिस्ट्री आपकी अच्छी खासी आने लगी है, लेकिन पहले काफ़ी आसान थी और ये भी काफ़ी आसान पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई CO से डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर किन स्पीशीज का है। तो CO दिया गया है। अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है NO-, बी में दिया गया है NO+, सी में आपको दिया गया है CN- और डी में आपको दिया गया है N2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, CO में अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें अलग चाहिए किसी का। देखिए यहाँ पे कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने कहा यार 6 हैं इसके पास, 8 है इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन के पास 7, 8 हो गए आपके किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो 8 8 यहाँ पे भी कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे अगर आप देखो तो कार्बन नाइट्रोजन, और कार्बन और नाइट्रोजन एक माइनस भी है, तो यहाँ पे भी हो गए बच्चों कितने, 14। यहाँ पे आप देखोगे तो कितने हैं 14, यहाँ पे आप देखोगे तो कितने हैं 14। तो ऑब्वियसली अब अगर 14 14 14 है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही रहना है। अगर आप MOT से निकालोगे भी तो क्या आएगा भाई, तो आपका आएगा, लिख लेते हैं एक बार, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वालों के लिए लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर क्या जाएगा भाई आपका सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। फिर आपका आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अगर मैं बात करूं 16 की तो क्या आएगा भाई 2 2 2 2 2 10 हो गए यहाँ तक, 11 12 13 14 15 16। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई मेरा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। बॉन्डिंग में कितने हैं आपके 6 इन बॉन्डिंग माइनस 2 इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, दिस विल कम आउट टू बी 2। और अगर आप 14 वालों का निकालोगे, इफ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ स्पीशीज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स, यू विल फाइंड आउट दैट द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3। क्यों कि भाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपको कैंसिल हो गया। 14 के लिए अपने को पता है जो ये पाई वाला है, दिस विल कम आउट टू बी, सो अगर हम बात करें 14 के लिए, पाई वाला जो है आपका वो आपका सिग्मा वाले से पहले आएगा, सिग्मा वाला आपका बाद में आएगा। लेकिन यहां तक हो चुके हैं 8 और 6 के 6 आपके बॉन्डिंग में ही जा रहे हैं। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इनटू द बॉन्डिंग molecular orbitals, तो 6 electrons are going into bonding and bond order will be 6 minus 0 by 2, this will come out to be 3. So the species having 14 electrons have bond order equal to 3 and the species having electrons equal to 16 has bond order equal to 2. So obviously this is having a different bond order than the rest of these. So option A is correct. Comparatively काफी आसान था। Question number 2 means 24 में आपसे पूछा गया है among the following the paramagnetic species is, paramagnetic compound कौन सा है, तो हमें बताना है paramagnetic। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर A is Na2O2, ऑप्शन नंबर C is N2O, ऑप्शन नंबर B is O3 एंड ऑप्शन नंबर D is KO2। ठीक है, अगर हम बात करें Na2O2 तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई क्या है आपके पास ये O2 2-, ठीक है, और O2 2- में अगर आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई यहाँ पे, सेम MOT है, यहाँ पे भी हमने कहा 8 16 to 18 18 इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा भाई, 16 में ये बना था तो 17 18, तो आपके एंटी बॉन्डिंग में 2 और आ गए हैं, तो ये आ जाएगा 6 - 4/2, ये कितना आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर पूछा नहीं है, लेकिन आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। भाई यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो कहीं पे भी आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस दिस इज डायमैग्नेटिक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ओजोन की O3, तो O3 क्या आपको पता है डायमैग्नेटिक होता है। आप ऐसे बना सकते हो या फिर हम कैसे बना सकते हैं इसको, O डबल बॉन्ड O और
ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्या है बच्चों, पेयर्ड हैं, यहाँ पे कोई आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा अगली अगर हम बात करना चाहें, आप देखिए तो ओजोन भी नहीं है आपका, N2O2 भी नहीं है। अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या है, N2O। N2O का भी आप बना सकते हो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो N2O में भी क्या है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक है। आप ना सीधा एक ऑप्शन स्ट्राइक आउट कर सकते थे कि यार देखिए O2 माइनस है यहाँ पे, O2 माइनस में इफ यू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so number of electrons in O2 minus comes out to be 16 plus 1 and that is equal to 17, means odd number of electrons। और अगर स्पीशीज में odd number of electrons हैं तो वो तो पैरामैग्नेटिक होगी ही होगी। पेयरिंग कैसे कराओगे आप, तो सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, आएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 मींस क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, ठीक है। तो अपने पास क्या है, जिंक ब्लेंड है, इट मींस यूवी है ZnS, और यहां से मुझे क्या निकालना है, जिंक मुझे यहां से एक्सट्रैक्ट करना है। तो पूछ रहे हैं कौन सी प्रोसेस हम यहां पे लगाएंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं भाई, जिंक ब्लेंड में भाई सल्फाइड का और है, तो हम क्या करते हैं इसको, मतलब सल्फाइड इसमें है तो पहले फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे, वहां से और को कंसंट्रेशन करेंगे। आफ्टर फोर्थ फ्लोटेशन व्हाट वी विल डू इज, वंस वी हैव द कंसंट्रेटेड ओर, वी विल डू रोस्टिंग। सो रोस्टिंग मींस इट विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो what will happen is zinc oxide will form and your sulfur will get converted to SO2. This is done slightly at a higher temperature around 1273 Kelvin. क्यों? Because अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और हम excess O2 लेते हैं, excess O2 अगर हम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपका ये जिंक क्या है ZnSO4 में भी चला जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारा का सारा आपका जो सल्फर है वो आपका SO2 बन के वहां से निकल जाए और आपका जिंक सारा का सारा जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। Once we have the zinc oxide, then we do the carbon reduction. So it will react with carbon and it will form zinc plus carbon monoxide, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि पहले ही आपकी रोस्टिंग हुई, रोस्टिंग क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आपका सल्फर SO2 में चला गया है, जिंक यहाँ पे क्या है आपका ZnS से ZnO में आ गया है। और आपका अगर आप ऑप्शंस पढ़ें तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन। तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आगे ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो एक में सेल्फ रिडक्शन बोल रखा है, एक में बोल रखा है कि रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद अनदर मेटल। तो अनदर मेटल कुछ नहीं, यहाँ पे हम कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक कंपाउंड दिया गया है और एक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 26 कंपाउंड क्या है, अगर आप देखो तो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N लगा हुआ है, CO इस तरह का आपको दिया गया है। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, हम करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेसिकली क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, ये नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है आपका NO2 प्लस। तो NO2 प्लस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रेशन होगा। अब बात ये कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग पे जाएगा, तो ओनली क्वेश्चन इज we know that here electrophilic aromatic substitution will take place, but which ring will basically attack on this particular electrophile, किस रिंग में जाएगा भाई। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको तलाश है न्यूक्लियोफाइल की, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे जाएगा। आसान सी बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है भाई, इस रिंग पे ज्यादा है या इस रिंग पे। इस रिंग में अगर आप देखो तो CO एक आपका -M वाला ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ वो लोन पेयर आपके इधर कंजुगेशन में है, लेकिन वो इधर भी तो कंजुगेट करके इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। और अगर इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर रिंग। +M यहाँ पे शो कर रहा है, मींस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ऑर्थो पे हिंड्रेंस वाला सीन रहेगा, तो पैरा पोजीशन पे हम इसकी भाई, इसकी ऑर्थो ये है, मेटा ये है, पैरा पोजीशन पे आप NO2 ग्रुप को यहाँ पे लगाओगे। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या दिया गया है आपको, एक अपने पास रिएजेंट सबस्ट्रेट है Br पूछा है क्या रिएजेंट यूज करें कि आपको क्या मिल जाए, C∼C मिल जाए, ठीक है। तो यहां से अपने को इथाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो आपको दिया गया है भाई अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, एक्वस KOH या फिर जिंक विद CH3OH। तो यहां पे अगर आप देखो तो अपने को आपने ऐसा देखा है आपका अल्काइल हैलाइड था, वहां से आपने अल्कीन बनाया, हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं,
ठीक है। अल्कोहलिक KOH मतलब आपके पास कोई अल्कोहल रहेगा, लेट्स से मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल विद KOH आपके पास है, क्या होगा यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये OH माइनस H+ को लेके जाएगा, आपके पास जो यहाँ पे C2H5O माइनस आपके पास ये बेस आ रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा बेस है एज कंपेयर टू OH माइनस। तो C2H5O माइनस आपके पास है, ये अब क्या करेगा यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन हैं इस H+ को वो बेस इस H+ को स्नेच करेगा, H+ को लेके जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस इधर आएगा, Br आपका निकल जाएगा। तो आपका पहली स्टेप में जब ये करेगा, जब ये बेस ऐसे रिएक्शन करेगा, यहाँ से H+ को लेके जाएगा, तो आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आ गया Br। अब बात यह है कि क्या ये बेस अगेन आपके इस H+ को निकाल के इस Br को निकाल सकता है यहाँ पे? हमने कहा नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो अब ये कार्बन आपका sp2 है, पहले ये कार्बन आपका sp3 था, तो अब इस कार्बन से इस H+ को लेके जाना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इतनी आसानी से H+ को नहीं जाने देगा, तो ये उतना अच्छा बेस नहीं है कि ये 2 बार एलिमिनेशन कर सके। एक बार तो कर देगा ये, एक बार इस H+ को लिया और माइनस आया, Br माइनस आपका एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे आपको अल्कीन मिल गया, लेकिन ये दोबारा नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ से एक बार और करवाना है तो आप यूज कीजिए NaNH2 सोडामाइड, और यहाँ पे जो NH2 माइनस है वो इस बेस को लेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, Br निकलेगा, आपको मिल जाएगा इथाइन, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ऑप्शन नंबर बी। एक्वस से नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक्वस H+ को नहीं निकाल पाएगा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, Br माइनस को निकाल सकता है, लेकिन H+ को अगर लेना तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, है ना, एक ठीक ठाक बेस लेना पड़ेगा जो H+ को वहां से निकाल सके। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला गया है कि भाई हेक्सेन जो है आपका C6H14, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो अगर आप बात करोगे हेक्सेन की, तो हमने कहा भाई देखिए आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्या करिए आप, 6 कार्बन है, 6 के 6 एक स्ट्रेट चेन में, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 5 एक चेन में और एक आपका सेकंड नंबर पे लगा दीजिए जो मिथाइल ग्रुप बचा है। सेकंड पे देखिए इसके अबाउट सिमेट्री है तो सेकंड पे लगाइए, या फिर आप थर्ड पे भी लगा सकते हैं। मैंने कहा यहां से एक और बनेगा कि मैं थर्ड पे लगा दूं, 5 की चेन और थर्ड पे लगा दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं 4 की चेन, 4 की चेन बनाई, 5वें को यहां लगाया, छठे को यहां लगा दिया। या मैं क्या कर सकता हूं, क्या जरूरी है कि 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे? मैंने कहा नहीं, आपको जैसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 5th को यहां लगाया, 6th को इस कार्बन पे लगाया। तो अगर आप देखो तो ये 6 कार्बन की चेन है, ये आपकी 5 कार्बन की चेन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये अगेन 5 कार्बन की चेन है, मिथाइल ग्रुप आपका तीसरी पोजीशन पे है। तो ये और ये आपके क्या है, आपकी चेन सेम है, मेन चेन साइड चेन, लेकिन फर्क किस बात का है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, मींस ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ये क्या है, चेन आइसोमर है, ये क्या है, चेन आइसोमर है। फिर ये 5 की थी, अब आपके पास 4 मेंबर्ड चेन आ गई है, मेन चेन ये 4 मेंबर्ड आ गई है। तो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और ये 4 मेंबर्ड क्या है, चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 2 3 पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2 2 पे हैं, ये दोनों आपके पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चरल में देखें तो हमने कहा यार कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचता है। तो आपके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। DU अगर आप निकाल सकते हो, 0 DU है इसकी, तो सीधा क्या है, एक सिंपल आपका अल्केन्स बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है आपसे, द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग pp बॉन्ड्स इन p4 इज। क्वेश्चन नंबर 29, p4 हमें दिया गया है, फास्फोरस। p4 कैसा होता है भाई आपका, p ये रहा, इस तरीके से आपके ये बॉन्ड्स होंगे। तो ये है आपका p4। अगर आप देखो सब पे क्या बच जाएगा फिर आपका एक लोन पेयर। तो अगर आप देखो इस फास्फोरस के पास, तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो स्टेरिक नंबर क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने, 1 2 3, 3 प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, 4 मींस sp3। और अगर sp3 है तो p का कैरेक्टर कितना है, तो भाई हमने कहा टोटल यहाँ पे 4 है, 3 p हैं, तो 3/4 मींस 75%। तो कितना परसेंटेज p कैरेक्टर है यहाँ पे बच्चों, 75%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है। क्या पूछा गया है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, तो क्या बोला गया है भाई,
नेप्थोइक एसिड है C11H8O2, इसका कितना है मास 20 ग्राम दे रखा है। अगर इसका मोलर मास देखो वो कितना जाएगा भैया आपका 12 × 11 प्लस हाइड्रोजन का 1 से 8, हाइड्रोजन है तो 8 प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं तो 32, ये कितना हो जाएगा भैया आपका 140 172, तो 172 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आ चुका है। फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई दिस नेप्थोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, है ना, तो ये आपका क्या है यहाँ पे इसको डिसॉल्व किया मींस दिस इज सोल्यूट। और अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, बेंजीन है, और बेंजीन का है 50 ग्राम। बेंजीन के मोलर मास की बात करूं तो भाई बेंजीन होता है C6H6 मींस 78 ग्राम्स। अब यहाँ पे KF दे रखा है आपको इस सिचुएशन में कि KF इज 1.72 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स, और बोला है कि भाई ये करने के बाद जब आपने बेंजीन जो आपका सॉल्वेंट था उसमें आपने एक सॉल्यूट मिला है नेप्थोइक एसिड, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2 केल्विन का उसमें डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है बच्चों, अपने को पता है कि भाई अगर आप नॉन वोलेटाइल क्या है, अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपका क्या है वेपर प्रेशर गिर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका और एलिवेट हो जाता है, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर गिरता है उसी की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और ज्यादा चला जाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मींस डेल्टा TF दैट इज गिवन एज 2 केल्विन। हमें क्या निकालना है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वन टू फैक्टर I। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको याद होगा I into KF into M। M is molality, KF is your cryoscopic constant, I is Van't factor, delta TF is your depression in freezing point. Depression in freezing point is given as 2 Kelvin, I we have to calculate, KF कितना दिया गया है आपको 1.72, molality is number of moles of solute by weight of solvent in kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आप देखो तो वही मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 ग्राम बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 172, ये हो गया आपके सोल्यूट का मोल्स हो गए। और वेट ऑफ सोल्वेंट अगर आप देखो, सोल्वेंट में बेंजीन था 50 ग्राम, लेकिन वो ग्राम में है, केजी में करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड किया, 1000 चला गया ऊपर। तो यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 2 into 172, इसको थोड़ा काट पीट लेते हैं तो ये कितना आ गया आपका 20, तो ये हो जाएगा भाई 1.72 मतलब 1.72 into 400, ठीक है, इतना आ गया आपका। तो 1.72 की 0 हटाओगे, यहाँ पे 00 172 गायब हो गया, 2 0 से 2 0 गई, ये बच गया भाई आपका 1/2, 1/2 इज 0.5, तो 0.5 आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, और फॉर्मूला बेस्ड से ही आपका एक और क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दिया गया है, देयर इज अ रिएक्शन, सो रिएक्शन ए reactant is going to be, so this is basically in equilibrium, so reaction is equilibrium and they have given us 4-5 values. So they have given us the value of delta H naught of reaction at 298 Kelvin, and this value is equal to minus 54.07 किलोजूल पर मोल। यूनिट्स देख लेना भाई, किलोजूल है। और क्या दिया इन्होंने अपने को, डेल्टा S नॉट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन, तो एंट्रोपी भी दे दिया है, एंट्रोपी चेंज कितना है 10 जूल पर केल्विन पर मोल। और आपको दे दिया गया है R की वैल्यू दे दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, बेसिकली क्या है ये आपका, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 5705, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log k। We have to find out value of log k। log k means बेस है आपका 10, ये कितना होगा। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपकी रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम में, हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा G नॉट प्लस RT ln k। Since the reaction is at equilibrium, your delta G is gonna be 0, right? तो डेल्टा G हो गया 0, यहां से आ गया डेल्टा G नॉट is equal to minus RT ln k। Also we know that delta G नॉट is equal to delta H नॉट minus T delta S नॉट। यहाँ पे डेल्टा G नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा H नॉट minus T delta S नॉट is equal to minus RT। ln को बदल लेते हैं log में, तो 2.303
इंटू log k, ये log k ही तो निकालना है, और 2.303, R is 8.314 एंड योर टेम्परेचर इज 298, ये वैल्यू दे रखी है 5705। तो थोड़ा इसको ऊपर से मिटाते हैं, तो हमें निकालना है log k, इस रिएक्शन को आप इस इक्वेशन को ऊपर ले आइए, ठीक है। तो हमने कहा हमें निकालना है log k, तो log k कितना हो गया भाई, डेल्टा एच नॉट, कितना दे रखा है डेल्टा एच नॉट, ये रहा, लेकिन ये किलो जूल में है ना, बाकी सारे देखिए आपके जूल में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -54070, तो माइनस, ठीक है, ये एच नॉट हो गया माइनस टी डेल्टा एच नॉट, टी कितना है 298, एस नॉट कितना है, ये रहा 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका ये एनआरटी कितना है वो 5705। इसको आप सोल्व करोगे अगर, तो आपके पास कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका माइनस, ये आपका 54, हाँ ठीक है, वैल्यू सही निकाली है, तो -54070 में से आप, और आपके पास है -2980, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका इतना ही आएगा जितना ये है, तो -57050, तो ये वैल्यू आपकी इतनी ही आएगी, तो ये हो गया -57050 डिवाइडेड बाई 5705। हम नेगेटिव भूल गए हैं, ये वाला नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, तो log k कितना आया अपना 10, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले 3-4 क्वेश्चंस जो बेसिकली अपने असर्शन रीजनिंग वाले हैं। और असर्शन रीजनिंग में क्या है कि आपके, अपने को पता है यार, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, ए कब करेक्ट होगा जब आपके दोनों ट्रू हैं, एंड बी एक्सप्लेन्स करेक्टली द स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 एक्सप्लेन्स करेक्टली योर स्टेटमेंट नंबर 1, देन वी विल टिक द ए ऑप्शन, वी विल टिक द बी ऑप्शन इफ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट बट नन ऑफ देम एक्सप्लेन्स, like statement 2 is not explaining the statement 1 correctly, then we'll take the B option. If the first statement is false, then we'll take the D, otherwise we'll take the C. Okay. अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहे हैं ये, कि बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, स्मॉल साइज ऑफ B3+ फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है यार बोरॉन क्या है, तो आप बोल सकते हो, लॉजिक दे सकते हो कि भाई बोरॉन जो अपना नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जनरली क्या आपके कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। और वैसे भी अगर B3+ अगर आप देखोगे तो बोरॉन छोटा है, और जनरली वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 रहती है, तो B3+ जब बनेगा आपका, तो इतना छोटा है बोरॉन, उसके ऊपर +3 का चार्ज, मतलब उसके ऊपर अगर देखो चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी पोलराइजिंग पावर, कैटायन का साइज जितना छोटा हो, चार्ज जितना ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ये भाई साहब ने कहा था कि इन्होंने फजान रूल से कहता है। तो अगर आपकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है तो क्या होगा, फिर तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ही बॉन्ड में, क्यों, क्योंकि वो आपके एनायन को जो दूसरा उससे लगा हुआ है, जिसका तो बॉन्ड बना रहा है, उसको ज्यादा पोलराइज करेगा, और पोलराइज करेगा तो आपकी क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमने कहा स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान। चलिए 33 का स्टेटमेंट 1 जो है वो है, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, और स्टेटमेंट नंबर 2 है, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज ए प्रोटॉन डोनर। तो अपने पता है भाई ऑर्थोबोरिक एसिड जो है अपना H3BO3, ये क्या है आपके वाटर साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये वाटर से, क्योंकि H3BO3 में अगर आप देखो तो BOH और आपका BOH, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वाटर से ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, BOH4 माइनस प्लस आपका H3O प्लस। तो हाँ, ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये खुद प्रोटॉन डोनर नहीं है, बल्कि ये तो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो था आपका, कि इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, यस मोनोबेसिक है, आपको एक H+ मिल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज ए प्रोटॉन डोनर, नहीं, ये खुद का H+ नहीं दे रहा है, वो तो इसने OH- एक्सेप्ट किया, तब आपको H+ मिल रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, मींस ऑप्शन नंबर सी यहां पे आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला गया है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अपने पास एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक पैरा है, पैरा हाइड्रोक्सी है, मतलब ये OOH, ये पैरा पे हाइड्रोक्सी। और अगर आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी की बात करेंगे तो ये आपका C∪OH और आपका सॉरी गाइज C∪OH और यहाँ पे आपका OH। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि यार
अगर ऑर्थो है तो यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अगर आपका ऑर्थो होगा तो यहाँ पे होगी इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी है तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, और अगर पैरा हाइड्रोक्सी है तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसी दूसरी यूनिट से, ये करेगा किसी दूसरी यूनिट से। तो आपके क्या है, दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब भाई दो के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अच्छी बात है ना यार, इसको उड़ने नहीं देगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, हमें उड़ाना ही तो है, ठीक है, बॉइल करके उसको, है ना, उसको वेपर फेज में भेजना है, तो वो उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर एक ही के अंदर ही अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो फिर इसमें आप कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे बेकार है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे होगी। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम रहेगा, क्यों, इंट्रा की वजह से। यहाँ पे क्या है, आपकी इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच में है, तो इंटर की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पैरा का ज्यादा है, और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पैरा हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंटरमोलिकुलर, ऑर्थो हैज इंट्रामोलिकुलर, सॉरी, तो ऑर्थो हैज इंट्रामोलिकुलर, दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, मींस ऑप्शन नंबर डी वी शुड टिक। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे बोल रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1, the micelles are formed by the surfactant molecules above the critical micelle concentration CMC। तो अपने को ये बात पता है कि यार आपके जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। जब आप उन्हें पानी में डालोगे सर्फेक्टेंट को तो क्या होगा भाई, आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी से बाहर रहना चाहेगा क्योंकि वो पानी में नहीं घुलते हैं, लॉन्ग चेन होती है जो वाटर को रिपेल करेगी। लेकिन जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके फिर बहुत सारे आके भाई लो कंसंट्रेशन पे मैं बोल रहा हूं क्या होगा, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक चेन, दिस इज योर हाइड्रोफिलिक चेन विद हेड। तो हाइड्रोफिलिक चेन हैज बीन इंडिकेटेड बाय हेड एंड हाइड्रोफोबिक इज इंडिकेटेड बाय टेल। तो लो कंसंट्रेशन में कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, अब यार देखिए ये चेन आपकी नॉन पोलर है, मतलब ये ऑयल ग्रीस उन सब के साथ अटैच होना चाहिए, और आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के साथ, क्योंकि पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो वाला कांसेप्ट यहाँ पे है। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मैंने कहा जब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा भाई, आपका जो आपके अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है और ये वाटर रिपेलिंग है, तो क्या करेंगे, ये वाटर रिपेलिंग वाले जो हैं ये अंदर आएंगे और ग्रीस वगैरह के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर जाएंगे, और बाहर की तरफ कौन रहेगा, अपना पोलर वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि वो तो वाटर से अट्रैक्ट हो रहा है, बॉन्ड वहां पे वाटर से इंटरेक्शन वो करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या आपके मिसेल बनने लगेंगे। लेकिन ये मिसेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या है, ये एग्रीगेट कर जा रहे हैं, राइट, एग्रीगेशन। लेकिन ये एग्रीगेशन आपका हो रहा है ओनली अबव CMC एंड आल्सो अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। सो फॉर मिसेल फॉर्मेशन योर टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन क्राफ्ट टेम्परेचर एंड योर कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन CMC। अच्छा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस शार्पली एट CMC। तो बोल रहे हैं CMC पे आपका जो है कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की गिर जाएगी अचानक से। क्यों गिरेगी, पहले आपके सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, अब आपके 100-150 मॉलिक्यूल आके क्या कर रहे हैं, ये आके आपके इस तरह से एक मिसेल फॉर्मेशन कर रहे हैं, एग्रीगेट कर जा रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है वहां पे कम हो गए हैं, तो आपकी कंडक्टिविटी तो शार्पली डिक्रीज करेगी CMC पे। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। लेकिन क्या दोनों में कोई रिलेशन है, पहला बोल रहा है कि यार CMC के बाद मिसेल फॉर्मेशन शुरू होगा, हमने कहा ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि यार मिसेल पे आपकी कंडक्टिविटी गिर जाएगी, हमने कहा सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी वी विल टिक। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 36 सेज आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स। तो हम भाई आर्गन गैस यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, हम आर्गन गैस को क्यों यूज करते हैं, अपने को पता है आर्गन जो अपनी है वो क्या है भाई, आपकी वो एक नॉन मेटल है, वो रिएक्टिव नहीं है। तो जब समझिए आपका एक आपके घर में मान लीजिए आप दो आपके पास अलग अलग मेटल की क्या है स्ट्रिप्स हैं या फिर दो पीसेस हैं जिनको आप आर्क वेल्डिंग से क्या है जोड़ना चाह रहे हो। अब जब आप क्या है वही इतना हाई टेम्परेचर है, मेटल वेल्ड हो गई, सॉरी मेल्ट हो गई, तो मेटल जो आपका फ्यूज होगा ना, तो आपने क्या है वो उसको मेल्ट कराया और फिर क्या है वो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में जब आपका मेटल बहुत ही हाई टेम्परेचर में जब वो मेल्टिंग फॉर्म में है बिल्कुल, तो वो क्या कर सकता है, वो आपके एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है वो मोल्टन फॉर्म में, तो उनके साथ रिएक्ट करके क्या है वो कुछ कॉन्टामिनेंट्स मतलब वहां से एटमॉस्फेयर से वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड बन
बन जाएंगे जो कि वहां पे फेवरेबल नहीं है, जो नहीं बनने चाहिए थे। और आपकी जो उस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, जो आपने वेल्डिंग करके जो जॉइंट बनाया है उसकी, है ना, वो जॉइंट नहीं, जो जॉइंट हमने दोनों पीसेस को जोड़ के बनाया है उसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, वो ब्रिटल होगा इन नेचर और वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम आर्गन गैस यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बना लेगी उसके आजू बाजू, ताकि बाहर से गैसेस के साथ क्या है, वो मोल्टन फॉर्म जो मेटल की है वो इंटरेक्ट ना कर पाए और अपने जो कॉन्टामिनेंट्स है मेटल अपना ब्रिटल जो जॉइंट है वो ब्रिटल ना बने। अब तो क्या, किस बात की वजह से हम यूज कर रहे हैं, आर्गन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रही है, वो मेटल के साथ भी रिएक्ट वहां पे नहीं करने वाली है, वो केवल एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगी जो कि इनर्ट एटमॉस्फेयर अपना होगा, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें 36 में, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कोई मतलब नहीं है इस बात का, सॉरी लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नहीं है, लो रिएक्टिविटी विद मेटल है, हाँ सही है। तो मेटल के साथ आर्गन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, कम है ना, और वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए हम आर्गन गैस को यूज वहां पे कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस आप देखोगे तो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, फ्लेमेबिलिटी, एबिलिटी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कुछ लोअर वो वहां पे नहीं करती है। द ओनली रीजन वी यूज द क्या बोलते हैं इनको, आपकी जो नॉन रिएक्टिव गैसेस जो हैं आपकी, ठीक है, उनको द ओनली रीजन इज बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट टू द मेटल, आल्सो दे प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर टू द मेटल so that it does not react with the atmospheric gases and the joint is your the more strong and it's not brittle, so option number A is correct। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 इज, क्वेश्चन नंबर 37 स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, इसके पास है भाई ज़ेनॉन है, आपकी नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा Xe डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, 2 यहां गए, 2 यहां गए, 6, 2 बचे, ये एक लोन पेयर आ गया, तो ये तो पिरामिडल शेप है, तो पिरामिडल है तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है XeF4 एंड XeF6 आर एक्सपेक्टेड टू बी, XeF4 है और आपका XeF6 है, पूछ रहे हैं भाई ये कैसा नेचर शो कर सकती हैं, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, अनरिएक्टिव, स्ट्रांगली बेसिक। तो देखिए आपने एक बात पढ़ी होगी, वैसे देखिए ज़ेनॉन क्या है, यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे किस में है, +6 में है। +4 वाली की जैसे मान लीजिए आप फोटो सिलेक्शन जब करवाते हो, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो कहाँ जाती है भाई, ये जाती है 0 वाली में और जाती है कहाँ पे आपकी +6 वाली में जाती है, ठीक है, तो 0 में जाती है आपकी, +6 वाली में जाती है, प्लस आपका HF बनता है, O2 बनता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के हमने क्या कहा यहाँ पे कि यार ये +4 वाली आपकी 0 में जाएगी और आपकी +6 में जाएगी, क्यों? क्योंकि वो मोर स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो अगर बीच में है, तो अगर आप मान लीजिए ये 0 में जा रही है, ठीक है, तो अब भाई इसकी टेंडेंसी है लोअर में जाने की भी, तो लोअर में जाएगी, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकती है और खुद अगर ऑक्सीडाइज हुई दूसरों को रिड्यूस कर सकती है, तो XeF4 कैन शो बोथ द नेचर्स, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर। अगर हम बात करें XeF6 की, ये +6 में है, हाँ +6 स्टेबल है, लेकिन ये +8 में तो जा सकता है, टेंडेंसी तो +8 में जाने की भी है, और अगर ये +8 में जाता है तो ये क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज दूसरों को रिड्यूस, और अगर ये 0 में जाता है तो खुद रिड्यूस दूसरों को ऑक्सीडाइज। सो बोथ ऑफ दीज गैसेस कैन शो योर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ए कह लो या फिर बी कह लो, दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट था। तो अगर आपने ए टिक किया है यू वुड हैव गॉट द फुल मार्क्स, अगर आपने बी टिक किया है देन आल्सो यू वुड हैव गॉट द फुल मार्क्स। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं अगले, ये अपना कॉम्प्रिहेंशन है जो अपना है फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपका काफी आसान है, बहुत ही आसान है बल्कि। तो 3 क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन पे हैं। पहले बहुत सारी ज्ञानबाजी की हुई है जिसमें इन्होंने लंबा चौड़ा 7-8 लाइन का कुछ लिख दिया है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, जहां से काम की बात है वो पढ़ते हैं हम। तो लास्ट 2-3 लाइन पढ़ते हैं। तो पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं ए 4 मोलर aqueous solution of NaCl is prepared। तो 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed। तो भाई अपने पास 4 molar aqueous solution था NaCl का और हमने उसका 500 ml लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है अपना, क्वेश्चन नंबर 39। तो NaCl था, मोलैरिटी थी 4, वॉल्यूम था 500 ml, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो भाई क्लोरीन यहाँ पे अगर आप देखो वो क्या है, -1 में है, और अगर वो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है तो मतलब 2 Cl- ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे और क्लोरीन चला गया 0 में। तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन तो होता है एनोड पे, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ये अपनी जो भी बात है ये एनोड पे हुई होगी। क्या पूछ रहे हैं, और आपको बोल दिया गया सोडियम का एटॉमिक मास है 23,
ये सारी बातें बहुत ही बेसिक हैं। अच्छी बात है, Hg का भी दे दिया है 200 और 1 फैराडे की वैल्यू दी है 96500 कूलम्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड इज, भाई आपने 4 मोलार लिया, 500 ml लिया, अपने को पता है मोलैरिटी is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter। मोलैरिटी दे रखी है 4 is equal to number of moles by volume of solution कितना है भाई 500 ml मतलब 0.5 लीटर। तो मोल्स कितने आ गए 2। तो 2 मोल है NaCl के, NaCl के 2 मोल है तो क्लोरीन के भी कितने होंगे Cl Cl कितने होंगे 2 मोल होंगे। इसके कितने मोल थे 2 मोल थे। अगर 2 से, और यहाँ पे देखिए 2 से बन रहा है 1, तो अगर 2 मोल से कितना बनेगा यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन आपकी इवॉल्व होगी एनोड पे। ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान क्वेश्चन। अगले में क्या पूछ रहे हैं 40 में, सो क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहे हैं if the cathode is Hg इलेक्ट्रोड, तो कैथोड अगर क्या है अपना मरकरी का है, तो द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज, तो भाई अमलगम किसको बोलते हैं आपका Na है Hg है और NaHg इसी को अमलगम बोलते हैं। ठीक है, यही क्या है आपका अमलगम, तो सोडियम मरकरी का अलॉय है। तो भाई मैक्सिमम वेट कितना फॉर्म हो सकता है। हमने कहा यार ये तो कैथोड अपना उसका है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड Hg का है। Na कितना जा सकता है, हमने कहा यार आपके देखे हमने अभी 2 मोल्स थे तो यहाँ 2 थे, तो ऑब्वियसली भाई कितने बनेंगे यहाँ, इसके भी 2 बनेंगे, 1 से 1 बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे 2 मोल्स। और अगर 2 मोल्स हैं तो मोल्स को अगर आप मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। मोलिकुलर वेट कितना होगा इसमें Na है मतलब 23 है, प्लस इसमें कितना है अमलगम है मतलब 200 है, 223 इंटू 2 446 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बहुत ही आसान पेपर, आपको भी लग रहा होगा। 41 में क्या है द टोटल चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, तो भाई टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड है कूलम्स में इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। हमने कहा यार यहाँ पे 2 मोल थे, 2 मोल के लिए आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है भाई 2 मोल अगर इसके हैं तो इलेक्ट्रॉन के भी 2 मोल ही होंगे ना यार। देखिए इसकी 2 एंटिटी अगर गई Cl2 में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 मोल अगर करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल पे कितना होता है ये रहा 1 फैराडे, वही है 96500 कूलम, और ये कितना हो जाएगा आपका 193000 इतना कूलम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान था। चलिए अब हम चलेंगे अपने 3 यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स मैच हैं। एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, एक अपना क्या है बायोमोलिक्यूल से जो अपना आएगा किसमें बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एक अपना है गैसेस स्टेट से जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। तीनों ही बहुत आसान हैं, ये तीनों और देखते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला कंप्रीहेंशन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे आपको कॉलम 1 में दिए गए हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कॉलम 2 में बताया गया है कि भाई दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है या नहीं। तो हमने कहा देखिए अगर हम बात करें पहले वाले कॉम्प्लेक्स की, तो क्या है ये कोबाल्ट का है NH3 H2O ट्वाइस Cl2, तो पहले Cl2 है मतलब 2- तो यहाँ पे आया 2+, ये भी न्यूट्रल मतलब कोबाल्ट भी +2 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है मेटल की, ये हो गया सही। क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कोबाल्ट +2, कोबाल्ट का अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना होता है भाई, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो 27 से हो जाएगा 3d74s2, +2 में गया मतलब बचा है 3d7, और 3d7 है। अब यार अगर अनपेयर्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं d में, तो ऑब्वियसली आप उसको डायमैग्नेटिक तो नहीं बना सकते, तो पैरा ही रहेगा। क्यों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो मैंने कहा ज्योमेट्रिकल के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए आपके पास हेक्सा कोऑर्डिनेट तो ये है, तो आप यहां कर लेते हैं इसको कोबाल्ट, एक NH3 यहां भी NH3 आएगा, यहां भी NH3 आएगा, और फिर अपना H2O, ठीक है। एक तो आपने O को रखा सिस पे, या एक आप क्या भी कर सकते हो, इसको ट्रांस पे भी रख सकते हो, O यहां हो जाए और आपके NH3 यहां हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 अलग अलग तरह के चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा कि भाई यहाँ पे आपके पास जो H2O है उनके 2 थे, तो वो दोनों सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं, ना, उस तरीके से। तो आपका A में क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा P, तो पहले में आएगा PQS, काफी आसान है बच्चों। दूसरा देखिए प्लेटिनम का है NH3 ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम। अब देखिए ये क्या बनेगा भाई, अगर हम देखें तो अपने को पता है यार, अगर हम जाएं
4D 5D सीरीज के अपने जो भी मेटल हैं वो सब क्या है आपके स्क्वायर प्लेनर ही होंगे, टेट्राहेड्रल नहीं होते हैं। तो हमने कहा प्लेटिनम अगर मैं जाऊं तो प्लेटिनम आएगा निकल पैलेडियम फिर प्लेटिनम, निकल वाले ग्रुप में है, ठीक है। निकल का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 3d8 4s2, तो इसका हो जाएगा कितना 5d8 और कितना हो जाएगा 6s2। लेकिन Cl2 है मतलब इस पे 2 माइनस, ये न्यूट्रल है तो इस पे आ जाएगा 2 प्लस, 2 प्लस है तो ये चला गया D8 है, और D8 है हमने कहा स्क्वायर प्लेनर बन सकता है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए मुझे क्या चाहिए DsP2 तो चाहिए यार। तो D8 जो बन रहा है 1 2 3 4 5 S, फिर आएंगे 3 P, तो भाई 8 जो है उनकी पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ये आपके 8 आ गए। अब एक D 2 P 1 S, ये रहा DsP2, और DsP2 आप लोगे तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो हमने कहा ये, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे हो गए तो ये डायमैग्नेटिक है, तो हमने कहा भाई R डायमैग्नेटिक, +2 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की आप बात करोगे तो देखिए अब तो हमने कहा आपके पास PT है, इधर Cl हो सकता है, इधर Cl हो सकता है, NH3 इधर हो सकता है, NH3 इधर हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है भाई, ये PT Cl Cl क्या हो जाए सिस हो जाए, तो इसमें Cl Cl ट्रांस थे, इसमें आ गए सिस, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ऑप्शन नंबर P। अगला देखिए H2O5Cl, तो H2O5 अगर है तो यार अगर आपके 5 H2O के हैं O O O और एक ही क्लोरीन का है लिगेंड, तो यहाँ पे तो आप किसी तरीके से ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता ना यार, ये 5 तो O ही है, ये Cl किसके रिस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस की बात करोगे तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, मेटल पे आएगा कितना +2 चार्ज, तो ऑप्शन नंबर S सही है, P नहीं आएगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं, तो हमने कहा कोबाल्ट है +2 चार्ज है तो अगेन D7 ही रहेगा, और अगर D7 है तो वो तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्यों। यहाँ पे अगर आप देखो निकल भी +2 है, निकल का हमने बात किया था 3d8 4s2 +t किया तो 3d8, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, D8 है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैपन, इफ पेयरिंग विल नॉट हैपन देन ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन योर पैरामैग्नेटिक ओनली, राइट, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 ये D, ये S, ये P और ये 4D, राइट, दिस इज योर 3D 4S 4P 4D। हमने कहा D8 लेकिन पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2, ठीक है। तो हमने कहा यार ये तो पैरामैग्नेटिक निकल गया, पैरामैग्नेटिक मतलब ऑप्शन नंबर Q, लेकिन मेटल +2 है तो ऑक्सीजन स्टेट तो S है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म H2O6 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, तो 1 में PQS, दूसरे में क्या हो गया PRS, तीसरे में Q and S, फोर्थ में BQ and S, तो यहां पे अपना ये वाला कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए जो बायोमोलिक्यूल्स है काफी आसान है, तो कॉलम 1 में अगर आप देखो तो आपको दिया गया है क्या भाई, कॉलम 1 में आपके पास है सेल्यूलोज, नायलॉन 6 प्रोटीन एंड सुक्रोज, और कॉलम नंबर 2 में आपको दिया गया है कि भाई ये बता दीजिए कि ये नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक है, ये बता दीजिए कि इसमें लिंकेज अमाइड का है या ग्लाइकोसाइडिक है, बस इतना ही हमें बताना है। शुरू करते हैं सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है भाई आपका, सेल्यूलोज की आप बात करो तो बीटा डी ग्लूकोज, इसकी कई सारी यूनिट जुड़ के ये पॉलीमर बनता है, और डी ग्लूकोज है, बीटा है, तो ये देख लीजिए ये वाला, ठीक है, और बीटा है मतलब OH इस पे ऊपर की तरफ रहेगा, सेकंड पे तो नीचे की तरफ रहेगा, राइट में होता है, थर्ड पे फिर OH ऊपर की तरफ रहेगा, फोर्थ में नीचे की तरफ रहेगा, फिफ्थ में यहाँ पे आपका CH2OH और H आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स के रिवीजन लेक्चर हमने अच्छे खासे से इनकी बात की है, काफी डिटेल में पढ़ा है, आप वहां पे देख सकते हो। तो ये रहा C1 C4 लिंकेज, हमने कहा ये C1 है, और नाइस, चलिए ये OH यहाँ पे OH यहाँ पे OH, फोर्थ में OH नीचे आएगा, तो ये दोनों मिलके इस तरह से आपका O यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर ये CH2OH, फिर अगेन ये O किसी और यूनिट से जुड़ेगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है कार्यक्रम चलता रहेगा। तो हमने बात की है यहाँ पे, अगर आप देखो तो क्या कौन सा लिंकेज है भाई, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। एसिटल लिंकेज आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ये OR
और OR, इसको क्या बोलते हैं भाई, वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से निकला और इस वाले को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक, अमाइड जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, सेलुलोज अपना नेचुरल पॉलीमर है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर पी। नायलॉन 66 की आप बात करोगे तो नायलॉन 66 क्या होता है भाई, आपका एडिपिक एसिड मतलब CH2 और दोनों एंड्स पे C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन मतलब NH2 CH2 NH2। देखो CH2 तो आना था, क्यों, क्योंकि 6 से मतलब इसके जो दो मोनोमर्स हैं बेसिकली, तो उन दोनों में क्या है 6 कार्बन है। एडिपिक एसिड में हमने कहा 4 कार्बन ये रहे, 2 कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में रहे, और इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन, तो हेक्सामिथाइलिन मतलब 6 कार्बन, राइट। अब क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज बनेगा, ठीक है। तो हमने कहा यार नायलॉन 66 पॉलीमर है, लेकिन ये क्या है आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, और आपका यहाँ पे अमाइड का लिंकेज है, तो Q एंड R। आप बात करोगे सी की, प्रोटीन्स अपने को पता है कि भाई अपने जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स जो है अपने, उनकी कई सारी यूनिट्स आपकी मिलके क्या है आपका प्रोटीन्स बनाएंगी। प्रोटीन्स का मोलिकुलर वेट क्या काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 10,000 हम बोलते हैं, और लगभग 100 से ज्यादा यूनिट्स क्या है आप देखो तो अमीनो एसिड्स की वहां पे जुड़ती हैं। लेकिन जरूर नहीं, एक्सेप्शन भी है इंसुलिन, इंसुलिन में केवल आपकी 51 यूनिट्स ही क्या है होती हैं, लेकिन पॉलीमर तो है, और प्रोटीन्स तो अपना क्या है अगर आप देखो तो नेचुरल पॉलीमर आपका प्रोटीन है। अब हमने कहा यहाँ पे लिंकेज कैसा होगा, तो लिंकेज बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका अमाइड का होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है देखिए अमीनो एसिड ये हो गया आपका कि भाई कार्बोक्सिलिक, और अल्फा पे क्या रहेगा आपका अमीनो, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, और ये आपका दूसरा आएगा, यहाँ से दूसरा आएगा जिसपे ये NH2 ये कार्बन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, और यहाँ पे कोई R डैश यूनिट रहेगी इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका अमाइड का लिंकेज बनेगा। तो प्रोटीन्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करते भी हो तो पहले आपको पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड मतलब आपकी ये अमाइड वाली लिंकेजेस, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड को अगर आप फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो प्रोटीन्स क्या है आपके अमाइड की लिंकेज है, तो ऑप्शन नंबर R सही है। और क्या है भाई आपका नेचुरल पॉलीमर है, तो P भी सही है। अगर आप सुक्रोज की बात करोगे, सुक्रोज अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है, ये डाइसैकराइड है, राइट। पॉलीसैकराइड हम बोलते हैं जब आपका क्या ग्रेटर देन 10 वालों को बोलते हैं, 2 to 10 आपका ओलिगोसैकराइड्स में आता है। तो सुक्रोज क्या है अगर आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो उन दोनों को मिला के आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है। तो हमने कहा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, और आपका यहाँ पे क्या है, अब सीधी सी बात है, ना ग्लूकोज में कहीं पे NH2 ग्रुप है, ना फ्रक्टोज में कहीं पे है, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होना है, और तो अमाइड नहीं हो सकता है ना। पॉलीमर हमने कहा ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑप्शन नंबर 1। हम बना भी सकते हैं यार, तो आप ग्लूकोज बनाइए बीटा डी वाला, हमने बनाया भी है बीटा वाला, ये रहा, ठीक है। आप सॉरी अल्फा वाला, अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए, तो अल्फा वाले में ये OH जो हमने ऊपर लगाया था वो OH आपका नीचे आएगा, और बीटा डी फ्रक्टोज आप बना सकते हो, उन दोनों को आप मिलाएंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा क्योंकि ना इसमें दोनों में NH2 कहीं है नहीं, अमाइड कैसे बन सकता है, तो 2 OH से वाटर निकलता है, और इसको अपन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बोलते हैं आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और क्योंकि ये पॉलीमर नहीं है तो दोनों ही ऑप्शन नहीं आएंगे। तो पहले में होगा P, पहले के ऑप्शंस मैंने मिटा दिए क्या, पहला यस, तो पहले में आपका PS, दूसरे में है आपका QR, ठीक है, तीसरे में है आपका PR, और लास्ट में आपका आया है बच्चों यहाँ पे S। बच्चों देखते हैं अपना लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो लास्ट मैट्रिक्स मैच है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है आपका गैसेस स्टेट से हम बात कर चुके हैं। कॉलम 1 में आपको दी गई है कंडीशंस अलग अलग, ठीक है, और कॉलम 2 में आपको दी गई है कि भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका नॉट इक्वल टू 1 होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, PV इक्वल टू NRT इक्वेशन वैलिड होगी या नहीं, या फिर ये इक्वेशन वैलिड होगी, जहां पे आपका अगर आप देखो तो ये क्या है भाई आपका P इंटू V माइनस NP इक्वल टू NRT, तो ये आपका है PV माइनस है ना NPB इज इक्वल टू NRT। NRT को अपॉन में लेके आ जाइए। अगर हम 1 मोल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा PVM बाई RT, जो कि अपना Z ही होता है, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो PVM बाई RT इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों PV बाई RT। तो ये तो Z ही है, तो और हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है +1, ठीक है। तो आपका Z यहाँ पे क्या आ गया है 1 प्लस PV बाई RT, मतलब योर Z इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये कंडीशन क्या बता रही है, एक तरीके से आपको Z इज ग्रेटर देन 1 बता रही है।
ठीक है। और अगर आपका z ग्रेटर देन 1 है तो आपके कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होंगे भाई, यहाँ पे आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे। z लेस देन 1 में आपके क्या होते हैं भाई, आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन, और अगर हम बात करें z वर्सेस है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर की, तो हम कहते हैं यार आपके हाइड्रोजन गैस के लिए तो ये कर्व क्या है, ऐसे जाता है, ये है आपका z, ये है आपका प्रेशर। तो एट ऑल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन गैस z इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा आपका 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस वगैरह वहां पे नहीं होते हैं, तो वो a n स्क्वायर v स्क्वायर वाली टर्म क्या है, नेग्लेक्ट हो गई है। अगर आप देखो आपके रियल वाला जो फॉर्मूला था p प्लस n स्क्वायर बाई v स्क्वायर इनटू v माइनस nb इक्वल्स nRT। हाइड्रोजन के लिए क्या हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो ये टर्म चली गई, तो यही बचा p इनटू v माइनस nb इक्वल टू nRT, और z आपका नॉट इक्वल टू 1। तो वही कंडीशन, हाइड्रोजन गैस है मतलब, और प्रेशर दे दिया बहुत ही हाई, ठीक है। तो प्रेशर कुछ भी हो, हमने कहा हाइड्रोजन के लिए z आपका ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो z नॉट इक्वल टू 1 ऑप्शन आ गया, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस में होते नहीं है, pv nRT नहीं, ये वाली कंडीशन लगेगी, तो हमने कहा s। चलिए हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर अगर हाँ 0 के आसपास होगा तब आपका z इक्वल टू 1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो z इज नॉट इक्वल टू, हाँ z इक्वल टू 1 के आसपास आएगा, और z अगर 1 के आसपास आया मतलब क्या है, आप pv इक्वल टू nRT लगा सकते हो, वही तो बात होती है। और अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, वो कभी इसमें होंगे नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं CO2 की, ठीक है। CO2 की बात करोगे, प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। CO2 जैसी गैसेस के लिए आपका ये कर्व कैसा आता है बच्चों, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो आप लो प्रेशर जो में बात करोगे तो आपका z होगा लेस देन 1। लेस देन 1 मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, तो आपका Q, और ना ये तो कर नहीं सकते हो आप, और z इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। z क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो इसमें आ जाएगा QP। एक लास्ट ऑप्शन बचता है रियल गैसेस विद वेरी लार्ज मोलार वॉल्यूम। अब जेई ने क्या ये पूछा 2007 में, 2008 में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि यार अगर आपका वेरी लार्ज वॉल्यूम है वॉन डर वाल इक्वेशन में, तो आप उस इक्वेशन को क्या pv इक्वल टू nRT बोल सकते हो। वहां पे जेई ने उस आंसर को क्या करेक्ट दिया है, क्योंकि आपका अगर मोलार वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि यार गैसेस के बीच में जो फोर्सेस हैं आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप A को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और मोलार वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आप B को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है pv इक्वल टू nRT में। तो जेई ने ये ऑप्शन क्या है 2008 में वहां पे करेक्ट दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जेई के आंसर्स देखता हूँ तो जेई ने यहाँ पे क्या क्या बोला है कि भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, और दिया है उन्होंने एस ऑप्शन ये वाला। लेकिन अब 2008 में जो दिया आई थिंक वो वाला करेक्ट है, क्योंकि अगर आपका बहुत लार्ज वॉल्यूम है तो यू कैन नेग्लेक्ट योर वॉल्यूम करेक्शन टर्म एज वेल एज योर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम अगर है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे अट्रैक्शन कुछ खास वहाँ पे नहीं होगा, तो यू कैन कंसिडर इट एज एन आइडियल गैस ओनली। तो पीवी इक्वल टू nRT शुड बी वैलिड ओवर हियर, तो ऑप्शन नंबर आर शुड बी करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। और तो आर ही होना चाहिए बच्चों। अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें मिलती है तो मैं क्या है कमेंट बॉक्स में वहाँ पे क्या है कमेंट को पिन करा दूंगा, और अगर ये ऑप्शन किसी तरीके से पता लगा कि भाई सही है, ठीक है। अभी के लिए तो आई थिंक दिस शुड बी योर मतलब एज पर माय नॉलेज आर शुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। वेरी लार्ज वाला वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ वेरी लार्ज वाला वॉल्यूम योर वन डायमेंशनल इक्वेशन इज गोइंग टू रिड्यूस टू पीवी इक्वल टू nRT, दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो आर ही मानिए इसमें। लेकिन जेई के आंसर्स आपको बता देता हूँ, जेई के आंसर जो हैं वो है P एंड S, बट मेरी तरफ से आपके लिए आंसर क्या है यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे बच्चों अपना जो 2007 का पेपर 1 है इसका डिस्कशन समाप्त होता है। पेपर क्या है काफी आसान था, हमने देखा कि सारे क्वेश्चन अब बहुत ही बेसिक थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को डिस्कशन पसंद आएगा। इसके अलावा बच्चों मिलते हैं पेपर 2 में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।